कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर फू है, जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। इस वक्त वो एक छोटे प्लेन में बैठकर एंटार्क्टिका की ओर ट्रैवल कर रहा है। फू का मानना है कि वो वहां जाकर एक नया वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार करेगा और ऐसा करने वाली उसकी कंपनी पहली कंपनी होगी जिससे उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल होगा। इसी प्लेन में फू के सामने दो लड़कियां बैठी नजर आती हैं। पहली है नताशा, जो पेशे से एक फेमस मॉडल है, और दूसरी है जिंग, जो एक साइंस फोटोग्राफर है। इन तीनों के अलावा प्लेन में एक एक्सपीरियंस्ड पायलट भी मौजूद है। दरअसल यह प्लेन काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उड़ रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका के इस वीरान इलाके में बहुत ही कम लोग ट्रैवल करते हैं। खैर, कुछ ही देर बाद जैसे ही प्लेन अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के करीब पहुंचता है, तेज हवाएं प्लेन से टकराने लगती हैं और प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब प्लेन सीधे एक ऊंचे पहाड़ से टकराने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन हवा के भयानक दबाव के कारण प्लेन अपना बैलेंस पूरी तरह खो देता है। कॉकपिट में पायलट को सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और प्लेन सीधे एक बर्फीले पहाड़ से जा टकराता है। इस जोरदार टक्कर में सबसे पहले पायलट की मौके पर ही डेथ हो जाती है। हालांकि पीछे बैठे फू, नताशा और जिंग की सांसें अभी भी चल रही होती हैं। इसके बाद प्लेन का मलबा तेजी से नीचे गिरता है और अंटार्कटिका के वीरान बर्फीले मैदान में क्रैश हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। किसी को नहीं पता था कि कौन जिंदा बचा है और किसकी जान जा चुकी है। कुछ देर बाद सबसे पहले फू को होश आता है। वो प्लेन से बाहर निकलता है और आसपास का नजारा देखता है। तब उसे एहसास होता है कि वे अंटार्कटिका के ऐसे कट ऑफ इलाके में अटके हैं जहां से केवल वही शिप्स या प्लेन्स निकलते हैं जिनका यहां आना बेहद इमरजेंसी का काम हो। फू तुरंत क्रैश हुए प्लेन के अंदर घुसता है ताकि अपने साथियों को सुरक्षित बाहर बचा सके। केबिन में उसे नताशा काफी गंभीर हालत में मिलती है। उसके चेहरे से खून बह रहा था, पर सीट बेल्ट लगे होने के कारण वो अपनी जगह पर रुकी हुई थी। फू फौरन उसका बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकाल लाता है। इसके बाद वो जिंग को ढूंढने दोबारा अंदर जाता है। जिंग को भी होश आ चुका था, पर उसका पैर प्लेन के लोहे के मलबे के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। फू जब उसे निकालने की कोशिश करता है तो प्लेन बर्फ में धीरे धीरे धंसने लगता है। ये भयानक दृश्य देखकर फू डर जाता है और अपनी जान बचाने बाहर भागता है, लेकिन तभी जिंग के चीखने की आवाज सुनकर फू का दिल पिघल जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना वापस अंदर कूदता है और पूरी ताकत लगाकर जिंग को मलबे से बाहर खींच लेता है। जैसे ही वे दोनों बाहर आते हैं, पूरा प्लेन बर्फ के अंदर समा जाता है। अब उनके पास मदद मांगने के लिए प्लेन का रेडियो भी नहीं बचा था। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की आखिरी उम्मीद भी मलबे के साथ बर्फ में दफन हो चुकी थी। अब उन्हें इस बर्फीले इलाके में खुद ही सरवाइव करने का रास्ता खोजना था। तभी फू और जिंग ध्यान देते हैं कि नताशा काफी देर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। चेक करने पर पता चलता है कि सिर पर गहरी चोट लगने के कारण नताशा की मौत हो चुकी है। जिंग रोने लगती है और नताशा की बॉडी को अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है। जिंग की बात मानकर फू प्लेन के टूटे मलबे से एक स्ट्रेचर तैयार करता है। वे नताशा की बॉडी को उस पर रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हादसे में जिंग का पैर भी बुरी तरह चोटिल हो चुका था, जिससे वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। फू एक सच्चे साथी की तरह उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि कुछ दूर चलते ही सामने से एक भयानक एवलांच यानी बर्फीला तूफान तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। बर्फ का पहाड़ खिसकता देख जिंग फौरन चिल्लाती है कि हमें तुरंत बर्फ में एक गड्ढा खोदना होगा और उसमें छिपना होगा। फू बिना वक्त गंवाए पूरी ताकत से गड्ढा खोदने लगता है। जैसे ही एवलांच पास पहुंचता है, दोनों उस गड्ढे में कूदकर खुद को पूरी तरह ढक लेते हैं। इस तरह वे दोनों किसी तरह एवलांच से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में नताशा की बॉडी ऊपर ही रह गई थी, जिसे शिकारी पक्षी आकर नोचने लगते हैं। तूफान थमने पर बाहर आकर फू कहता है कि हमें नताशा को यहीं दफन करना होगा, क्योंकि इतनी भारी बॉडी को घसीटकर आगे ले जाना नामुमकिन है। जिंग भी भारी दिल से सहमत हो जाती है और दोनों मिलकर नताशा को बर्फ में दफन कर देते हैं। यह पल जिंग के लिए बेहद इमोशनल था, क्योंकि वो नताशा को कई सालों से जानती थी और उसी के कहने पर इस ट्रिप पर आई थी। लेकिन अब जिंग को अकेले ही इस जानलेवा माहौल से लड़ना था। जिंग के पैर की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद कदम भी नहीं रख पा रही थी। फू इंसानियत का फर्ज निभाते हुए जिंग को अपनी पीठ पर लाद लेता है और बर्फीले रास्तों पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उबड़ खाबड़ और फिसलन भरी बर्फ पर चलना बेहद रिस्की था। वे कई बार फिसल कर गिरते हैं। एक जगह जब वे पहाड़ी ढलान से नीचे उतर रहे होते हैं, फू का पैर अचानक फिसल जाता है और दोनों तेजी से नीचे गिर पड़ते हैं। इस हादसे में जिंग का चोटिल पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और तेज दर्द के कारण वो अनकॉन्शियस हो जाती है। कई घंटों बाद जब जिंग की आंखें खुलती हैं
तो वो खुद को लकड़ी के एक पुराने कॉटेज के अंदर पाती है। सिर पर छत देखकर जिंग को काफी राहत महसूस होती है। वो फू को पुकारती है जो पास ही जमीन पर सो रहा था। जिंग उसे जान बचाने के लिए दिल से थैंक यू कहती है, लेकिन फिर वो फू से एक मुश्किल रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि उसके पैर की टूटी हड्डी को खींचकर सीधा करना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन की वजह से उसकी जान जा सकती है। फू डरते डरते झिंग के पैर को पूरी ताकत से खींचता है। असहनीय दर्द की वजह से झिंग चीखते हुए फिर बेहोश हो जाती है। फू किसी तरह लकड़ी की पट्टियों से उसके पैर को बांध देता है। अब झिंग को सही होने के लिए कम से कम कुछ हफ्तों के बेड रेस्ट की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह फू जिंग से कहता है कि वो कॉटेज के आसपास जाकर देखता है कि सरवाइव करने का कुछ सामान मिल सकता है या नहीं। फू बाहर निकलकर छानबीन करता है। कॉटेज के पिछले हिस्से में उसे एक पुराना जनरेटर मिलता है। काफी मशक्कत के बाद फू किसी तरह उस जनरेटर को स्टार्ट कर देता है। जनरेटर चलते ही कॉटेज के अंदर लगा हीटर चालू हो जाता है, जिससे गर्माहट फैलने लगती है और झिंग को भयंकर ठंड से राहत मिलती है। इसके बाद फू अलमारियों की तलाशी लेता है, जहां उसे खाने के कुछ कैंड फूड के डिब्बे मिलते हैं। उन डिब्बों पर चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। झिंग डिब्बों को देखकर तुरंत समझ जाती है कि यह कॉटेज असल में चीनी रिसर्चर्स का था। इसका मतलब था कि इसके आसपास ही चाइना का मुख्य एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मौजूद है। ये जानकर फू काफी खुश होता है और जिंग से पूछता है कि क्या वे पैदल उस रिसर्च स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जिंग उसे सच्चाई समझाते हुए बताती है कि यह सफर इतना आसान नहीं है। जिंग हिसाब लगाकर बताती है कि उनके पास डिब्बा बंद खाना बहुत लिमिटेड है, जो कुछ ही दिन चलेगा। इसके अलावा जनरेटर के लिए ड्रम में केवल 200 लीटर फ्यूल बचा है। अगर वे जनरेटर को रोजाना सिर्फ 4 घंटे चलाएं तो यह ईंधन 75 दिनों तक ही चलेगा, यानी उन्हें हर हाल में अपने सामान और रिसोर्सेज को 75 दिनों तक ही चलाना होगा। जिंग यह भी बताती है कि अभी अंटार्कटिका में समर सीजन चल रहा है, लेकिन जल्द ही खौफनाक विंटर शुरू होने वाला है, जिसमें तापमान -50 डिग्री तक गिर जाएगा और सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये सब जानने के बावजूद फू इस जानलेवा चैलेंज को स्वीकार करता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फू वादा करता है कि वो रोज कॉटेज से बाहर निकलेगा और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर रिसर्च स्टेशन को तलाशेगा। अगले दिन जिंग एक प्रॉपर सर्च प्लान बनाकर फू को समझाती है कि उसे केवल 3 खास दिशाओं में ही जाकर ढूंढना है और शाम होने से पहले कॉटेज लौटना है। लेकिन फू जोश में आकर जिंग की पूरी बात ध्यान से नहीं सुनता और अकेले ही निकल पड़ता है। वो घंटों बर्फीले मैदानों में भटकता है, पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, पर फू के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद वो जिंग की बताई डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, पर वहां भी निराशा मिलती है। फिर भी जब फू शाम को कॉटेज लौटता था तो जिंग के सामने मुस्कुराकर झूठी उम्मीद देता था कि आज उसने कुछ निशान देखे हैं, ताकि जिंग का हौसला न टूटे। खोज के दौरान एक दिन फू अंटार्कटिका के साउथ पोल वाले डेंजर जोन में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना एक विशालकाय आइसबर्ग से होता है जो कभी भी टूट कर गिर सकता था। फू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। इसी तरह तलाश करते करते 14 दिन बीत जाते हैं। राशन तेजी से खत्म हो रहा था। ये देखकर जिंग फू से कहती है कि तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ाकर रोज कम से कम 4 किलोमीटर का दायरा कवर करना होगा। फू उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह जिंग उसे बचा हुआ खाना खिलाकर दुआओं के साथ बाहर भेजती है, लेकिन खाने की भारी किल्लत के कारण फू खुद भोजन का इंतजाम करने की सोचता है। वो लोहे के एक नुकीले टूल की मदद से बर्फीली झील में छेद करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है और किस्मत से एक मछली पकड़ लेता है। फू बेहद खुश होकर कॉटेज की ओर लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर बर्फ की एक बेहद कमजोर परत पर पड़ जाता है। बर्फ टूटते ही फू चीखते हुए नीचे एक बहुत गहरी बर्फीली खाई में जा गिरता है। करीब 13 घंटे बाद जब फू को होश आता है तो वो खुद को बर्फ की दीवारों से घिरी एक अंधेरी केव में पाता है। वहां का भयानक माहौल देखकर फू की हिम्मत टूट जाती है। खाई इतनी गहरी थी कि बिना किसी रस्सी के ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। फू निराश होकर बर्फ पर ले जाता है। इसी तरह उस जगह खाई में 2 दिन बीत जाते हैं। उधर कॉटेज में जिंग फू के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब 2 दिन तक फू नहीं आता तो जिंग की घबराहट बढ़ जाती है। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। जिंग को लगता है कि अगर हीटर बंद हो गया तो वो ठंड से जम जाएगी। वो अपने टूटे पैर के साथ घिसटते हुए बाहर निकलती है और जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर जमी हुई ठंड के कारण जनरेटर चालू नहीं हो पाता। उधर खाई में 2 दिन बीतने के बाद फू को अचानक जिंग का ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो कॉटेज में बिस्तर पर पड़ी जिंग भी भूख और ठंड से तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये सोचते ही फू में जीने का नया जज्बा जाग उठता है। वो खड़ा होता है और उसे बर्फ की दीवार में एक बारीक दरार दिखाई देती है।
फू अपने जम चुके हाथों पैरों को उस दरार में फंसाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ कॉटेज के बाहर झिंग पूरी तरह टूट चुकी थी। जनरेटर चालू नहीं हुआ और उसके हाथ पैर जमने लगे थे। झिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि फू मर चुका है और अकेले ठंड में तड़पने से बेहतर है अपनी जान दे देना। झिंग कॉटेज में जाकर एक धारदार ब्लेड से अपने हाथ की नस काट लेती है और अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ फू अपनी जान पर खेलकर उस बर्फीली दरार से बाहर निकल आता है और बिना समय गंवाए कॉटेज की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर फू देखता है कि झिंग जनरेटर के पास बेहोश पड़ी है और हाथ से खून बह रहा है। फू तुरंत उसकी सांसें चेक करता है। किस्मत से झिंग जिंदा थी। फू उसे उठाकर अंदर लाता है, नस पर पट्टी बांधता है और कपड़ों से गर्माहट देता है। होश आने पर फू उसे गले लगाकर समझाता है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस घटना के बाद झिंग के दिल में फू के लिए सच्चा प्यार जाग जाता है। अब उन्हें इस कॉटेज में रहते हुए 40 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। मौसम और ज्यादा जानलेवा हो रहा था। एक दिन फू फिर से उस स्टेशन की तलाश में बाहर निकलता है, पर तापमान बहुत गिर चुका था। लगातार बर्फ की चमक और अत्यधिक ठंड की वजह से फू को स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है। फू वापस कॉटेज की तरफ लौटने लगता है, पर रास्ते में उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फू बर्फीले मैदान में अंधा होकर भटकने लगता है। कॉटेज न दिखने पर वो बार बार गिरता है और चीखकर झिंग को पुकारता है। किस्मत अच्छी थी कि झिंग उसकी आवाज सुन लेती है। वो लाठी के सहारे बाहर आकर जोर से चिल्लाकर फू को सही डायरेक्शन बताती है। फू गिरते पड़ते कॉटेज तक पहुंचता है। झिंग उसे गले लगाती है और उसकी आंखों पर साफ सूती कपड़ा बांधकर रेस्ट करने को कहती है। 3 दिन बाद फू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाती है। रोशनी वापस आने पर फू एक बार फिर आंखों पर प्रोटेक्शन वाला कपड़ा बांधकर स्टेशन की खोज में निकलता है। लेकिन इस बार उसके साथ एक और भयानक हादसा होता है। फू जिस बर्फीली सतह पर खड़ा था वो अचानक कड़कड़ाकर टूट जाती है और फू सीधे -डिग्री वाले बर्फीले समंदर के ठंडे पानी में जा गिरता है। बर्फीला पानी इतना ठंडा था कि फू का सांस फूलने लगता है। ऊपर बर्फ की मोटी चादर होने से उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फू ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगता है। तभी उसकी नजर पानी में तैरती कुछ पेंगुइन्स पर पड़ती है जो बर्फ के एक छोटे छेद की तरफ ऊपर जा रही थीं। फू उन पेंगुइन्स का पीछा करते हुए तैरता है और किसी तरह छेद से बाहर निकल आता है। लेकिन भीगे कपड़ों और बर्फीली हवाओं के कारण फू का शरीर जमने लगता है। पर अटूट इच्छा शक्ति के दम पर फू घिसटते हुए कॉटेज तक पहुंच ही जाता है। कॉटेज का दरवाजा खोलते ही झिंग फू की हालत देखकर बुरी तरह डर जाती है। फू बर्फ का पुतला बन चुका था। झिंग बिना देरी किए फू के गीले कपड़े उतारती है, हीटर तेज करती है और खुद फू के साथ कंबल में लिपटकर अपनी बॉडी हीट से उसकी जान बचाती है। अगले दिन फू की तबीयत में सुधार आता है। दोनों को कॉटेज में सरवाइव करते हुए 50 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। राशन लगभग खत्म होने पर था। तभी एक दोपहर कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक होती है। फू और झिंग डर जाते हैं कि बाहर कोई खूंखार पोलर बेयर हो सकता है। फू लोहे की रोड लेकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक छोटा प्यारा पेंगुइन खड़ा था। वो मटकते हुए अंदर आ जाता है। फू उसे भगाने लगता है, पर झिंग उसे पेट बनाकर रख लेती है। धीरे धीरे वो पेंगुइन कॉटेज में घुल मिल जाता है और उनका सच्चा दोस्त बन जाता है। एक दिन फू उस पेंगुइन के लिए लकड़ी की पट्टियों से स्लेज बनाता है और झिंग तथा पेंगुइन को उस पर बिठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। कुछ दिनों बाद कॉटेज में हंसते मजाक करते वक्त झिंग की नाक से भी तेजी से खून बहने लगता है। झिंग बताती है कि महीनों से फ्रेश सब्जियां न मिलने के कारण उनके शरीर में स्कर्वी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। अगले दिन फू झिंग को कॉटेज के पास एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है जहां दोनों बैठकर डूबते सूरज को देखते हैं। तभी फू का हौसला टूटने लगता है और वो दुखी होकर कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, शायद हमारी किस्मत में यही मरना लिखा है। झिंग फू का हाथ थाम कर कहती है कि फू, यहाँ मरना मेरी किस्मत हो सकती है पर तुम्हारी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें हमारी इस कहानी को एक खूबसूरत एंडिंग देनी है। अगली सुबह फू आखिरी बार चाइनीज रिसर्च स्टेशन की तलाश में बाहर निकलता है, पर रास्ते में उसका सामना एक भयानक ब्लिजर्ड यानी बर्फीले चक्रवात से होता है। बर्फीली हवा फू को उखाड़ फेंकती है और वो बर्फ के नीचे पूरी तरह दब जाता है। कुछ देर लगता है कि फू की सांसें थम चुकी हैं, पर झिंग के शब्द याद आते ही फू पूरी ताकत जुटाकर बर्फ चीरकर दोबारा खड़ा होता है। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कई घंटों बाद उसे धुंध में एक लोहे का साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था चाइनीज एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। आखिरकार 55 दिनों के भयानक संघर्ष के बाद फू रिसर्च स्टेशन पहुंच चुका था। वो वहीं बर्फ पर गिर पड़ता है। चीनी साइंटिस्ट्स बाहर आकर फू को उठाकर अंदर ले जाते हैं। होश आते ही फू चिल्लाकर कहता है कि मेरी साथी झिंग कॉटेज में फंसी है, उसे बचाओ।
रेस्क्यू टीम तुरंत स्नो ट्रक लेकर फू के साथ निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही ट्रक कॉटेज के पास पहुंचता है, पहाड़ से एक विशालकाय एवलांच टूटकर कॉटेज पर गिरता है और पूरा कॉटेज लाखों टन बर्फ के नीचे समा जाता है। झिंग के बचने की उम्मीद खत्म देख फू पागलों की तरह रोता चीखता है और बेहोश हो जाता है। रेस्क्यू टीम फू को रिसर्च स्टेशन के मेडिकल रूम में लाती है। रात को आंख खुलने पर फू को बेड के पास वही सर्वाइवल बुक मिलती है जिसे झिंग ने लिखा था। किताब में लिखा था कि एवलांच आने पर कॉटेज के अंडरग्राउंड गड्ढे में छिप जाना चाहिए। यह पढ़ते ही फू को यकीन हो जाता है कि झिंग ने खुद को उस गड्ढे में छिपाकर जान बचा ली होगी। फू आधी रात को ही स्नो बाइक लेकर कॉटेज की तरफ भागता है। वहां बर्फ के ढेर के बीच उसे एक सुराख मिलता है जिसके अंदर झिंग जिंदा बैठी थी। फू उसे बाहर निकालकर सीने से लगा लेता है। तभी आसमान में खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स चमक उठती हैं। झिंग और फू की यह दास्तान सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और उम्मीद हो तो वो मौत को भी हरा सकता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।